नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज दो बातें की अगली कड़ी में आज विरासत और दस्तावेजीकरण की बातें होंगी। दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं हिंदी फिल्मों के संरक्षण के लिए, हिंदी फिल्मों के इतिहास के संरक्षण के लिए और उसके संदर्भ के लिए। तो पहली बात विरासत की इसलिए मुझे याद आई कि पिछले दिनों पाकिस्तान से एक खबर आई कि उन्होंने पेशावर में मौजूद राज कपूर और दिलीप कुमार की हवेली को अपने अधिकार में लेने का फैसला कर लिया है और वहाँ के पुरातत्व विभाग ने और उसकी कीमत तय कर दी है। लगभग 85 लाख रुपए कीमत रखी गई है दिलीप कुमार की हवेली की और 1.5 करोड़ रुपए रखी गई है राज कपूर की हवेली की। राज कपूर की हवेली उनके दादाजी ने बनवाई थी और वैसे ही दिलीप कुमार की हवेली उनके भी दादाजी ने बनवाई थी और ये दोनों हवेलियों को लगभग 100 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि उनके जो वर्तमान मालिक हैं उसे तोड़ने और बेचने के मूड में थे क्योंकि बाज़ार के हिसाब से उसकी कीमत उन्हें बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और पाकिस्तान सरकार के पुरातत्व विभाग ने उन दोनों संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाने की बात की है और ये तय किया है कि वे उसकी कीमत ले लेंगे और उसको म्यूज़ियम के तौर पर डेवलप करेंगे। यह पाकिस्तान कर रहा है, याद करें, और भारत के 2 दिग्गज कलाकारों के पुश्तैनी मकानों के लिए कर रहा है। अगर भारत में इन्हीं दोनों कलाकारों के पुश्तैनी मकानों की बात की जाए या आरके स्टूडियो की बात की जाए या दिलीप कुमार साहब के बंगले की बात की जाए तो हम जानते हैं उनकी स्टूडियो की या उनके बंगले की क्या हालत है। स्टूडियो बिक चुका है, जहाँ पे गोदरेज कंपनी के फ्लैट्स आ चुके हैं, अपार्टमेंट आ चुके हैं और दिलीप साहब का बंगला भी नए रूप में सामने नज़र आ चुका है और वहाँ पे भी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। क्या यह ज़रूरी नहीं है भारत सरकार के लिए और ख़ास करके महाराष्ट्र सरकार के लिए जो इन इमारतों को संरक्षित करे और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक म्यूज़ियम के तौर पर डेवलप करे। आरके स्टूडियो को तो किया ही जा सकता था, जहाँ पे बहुत सारी संपत्ति आरके स्टूडियो से जुड़ी हुई थी और उनकी यादें थी। मैंने खुद देखा हुआ था कि वहाँ पे एक कमरे में आरके की सारी फिल्मों के कॉस्ट्यूम रखे हुए थे, लेकिन वो कॉस्ट्यूम इस प्रकार से रखे हुए थे जैसे किसी ड्राई क्लीनिंग, छोटे कस्बे की ड्राई क्लीनिंग के अलमारियों में कपड़े पे कपड़े तह लगा के रख दिए जाते हैं। कोई उनकी देखभाल नहीं हो रही थी और तब भी मैंने ऋषि कपूर जी से और रणधीर कपूर जी से इस बात की चर्चा की थी, लेकिन जैसा कि हुआ उन लोगों ने कोई ख्याल नहीं किया। उस स्टूडियो में आग लग गई और फिर आग लगने के बाद सब कुछ स्वाहा हो गया। तो हमारी विरासत ऐसे ही स्वाहा हो रही है। अभी अगर पुरानी बातें करें, पुरानी चीज़ों की बातें करें तो महबूब स्टूडियो पुराना एक बचा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज़ और छोटे संस्थान हैं जो बचे हुए हैं, पुराने सिनेमा घर बचे हुए हैं एक आध, जिनको बचा के रखने की ज़रूरत है, उन्हें रिनोवेट करने की ज़रूरत है, उनका पुनरुद्धार की ज़रूरत है ताकि उनको उसी फॉर्म में बचा के रखा जाए। एकमात्र शायद ओपेरा हाउस को थोड़ा बचाया गया है, लेकिन उसका पुनर्संस्कार कर दिया गया है, उसको नए फॉर्म में विकसित कर दिया गया है। बाकी सभी जगह आपने खबर सुनी होगी, दिल्ली में रीगल सिनेमा हॉल बंद हो गया, मुंबई में अनेक सिनेमा घर बंद हो गए, खास करके दक्षिण मुंबई में जो पुराने सिनेमा घर थे उन सबको तोड़ ताड़ दिया गया। सिर्फ मुंबई और दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में ऐसा हो रहा है कि सिनेमा घर टूट रहे हैं और कितनी बुरी खबर है कि 2000 सिनेमा घर तोड़ दिए जाएंगे अगले 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि दर्शक नहीं आ रहे हैं उन सिनेमा घरों में और उन सिनेमा घरों की हालत बहुत खस्ता है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है कि उन सिनेमा घरों को बचा कर रखा जाए। दूसरी बात जो दस्तावेजीकरण की मैं कर रहा हूँ वह भी उतनी ही ज़रूरी बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साइलेंट एरा की फिल्में हमारे पास मौजूद नहीं है। पिछले दिनों में जब विभाजन के पहले, खास करके आज़ादी के पहले की हिंदी फिल्मों पर बात कर रहा था, शोध कर रहा था, तो मुझे पता चला कि कलकत्ता और लाहौर में जो हिंदी फिल्में बनी उनकी कोई स्मृति नहीं बची हुई है। एक आध फिल्में केवल यूट्यूब पे मिल जाती हैं या किसी किसी साइट पर कहीं दिख जाती हैं, नहीं तो सारी फिल्में लगभग समय के साथ सुहा हो चुकी हैं।
इनका दस्तावेजीकरण करेगा। और NFAI अकेली एक ऐसी संस्था है जो इसका प्रयास करती रही है, लेकिन इधर इस बीच में कुछ प्राइवेट कंपनियां भी सामने आ गई हैं और उन्होंने NFAI को बदनाम किया है। मैंने तो यहाँ तक सुना कि जो NFAI में आग लगी थी उसके पीछे भी कोई साजिश थी। खैर ये अंदर तहकीकात की बात है, लेकिन अगर हमें अपनी चीज़ इतिहास को याद रखना है, उन चीज़ों को बचा के रखना है, तो ज़रूरी है कि उनका दस्तावेजीकरण होता रहे, कंटेम्प्रेरी दस्तावेजीकरण होता रहे। आर्काइविंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और आर्काइविंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है और वो ज़िंदा रहने का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि आप उसको जितना वितरित कर सकें, जितना बांट सकें, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास बचा रह जाएगा। एक जगह संदूक में बंद करके रखने से चीज़ें बचती नहीं है, स्वाहा हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, या जिसके पास है उसके नहीं रहने पर उसके घर के बच्चे उसे निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, बेच देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो हम सभी को एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री ऐसा कर सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अधिकारों की लड़ाई चल रही है, लेकिन फिल्मों के संरक्षण की लड़ाई भी चलनी चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो बहुत ही उदार किस्म के माने जाते हैं और चैरिटी करते रहते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए कि इस तरीके के एक म्यूज़ियम, इस तरीके का एक आर्काइव सेंटर खुद डेवलप करें। कंटेम्प्रेरी आर्काइव, NFAI तो है ही पुरानी चीज़ों के लिए। और अभी डूंगरपुर साहब भी कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने तय, उनके भी प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। और भी निजी संग्रहकर्ता जो हैं उन सभी के साथ एक कोऑर्डिनेशन हो, किसके पास क्या चीज़ है, इसका एक आकलन हो, इसका एक आंकड़ा भारत सरकार के पास मौजूद हो कि किसके पास क्या थाती है। पुराने हेरिटेज के हिसाब से और दस्तावेज़ों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़ जब 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उस पर सरकार का अधिकार हो जाता है कि वो उसका संरक्षण कर सकता है। लेकिन भारत में इस तरीके की कोई खोज खबर नहीं ली जाती। हाँ, अपने अधिकारों के लिए और पैसे कमाने के लिए ज़रूर कुछ लोग ऐसा करते रहते हैं कि अपनी चीज़ें बचा कर रखते हैं, लेकिन अगर उसे सरकारी संरक्षण मिले और एक सार्वजनिक म्यूज़ियम के तौर पर उसको डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस दिशा में हमें सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में आपकी क्या राय है वो भी शेयर करें आप, या इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लोगों को शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। मैं कंटेम्प्रेरी लोगों से जब बात करता हूं, जो अभी फिल्म मेकर्स हैं उनसे बात करता हूं, कलाकारों से बात करता हूं कि अपनी चीज़ों को वे कैसे बचा के रखते हैं या क्या है, तो आपको आश्चर्य होगा कि 10 साल पहले जो फिल्में रिलीज़ हुई थी उनके भी पोस्टर नहीं मिल पाते हैं, उनके भी डिटेल्स नहीं मिल पाते हैं। उस समय जो कैटलॉग छापा था उन्होंने वो नहीं मिल पाते हैं, पैम्फलेट नहीं मिल पाते हैं। अब तो गाने खैर छपते ही नहीं, बीच में CD का दौर आ गया था। डिजिटल दौर में चीज़ों को बचा पाना और आसान हो गया है। भले ही इसमें छूने और महसूस करने वाली बात थोड़ी ख़त्म हो गई है, लेकिन चीज़ों को संरक्षित किया जा सकता है। और अभी तो ज़रूरत है कि भारत में जो भी बचा हुआ है वो सबका डिजिटाइजेशन कर दिया जाए। रिसर्च के दौरान मुझे कई बार ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं कि विदेशी लाइब्रेरी में, विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत के फिल्मों से संबंधित सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन भारत के विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिशियन बैठे हुए हैं वे अपने रिसर्च में इनकी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन इनको जमा करने के पीछे एक CSDS के अलावा मुझे किसी और का प्रयास नहीं दिखता है। विश्वविद्यालयों का तो बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि इन चीज़ों के संग्रह पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। उनको अपने विभाग का एक सेक्शन ऐसा भी बनाना चाहिए जहाँ पे सारी चीज़ें मिल सकें। आज से 40 साल पहले की पत्रिकाएं अब नहीं मिल रही हैं। माधुरी के सारे अंक किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार तमाम फिल्म मैगजीन नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सब कितने दुख की बात, इन सभी के दस्तावेजीकरण की बात होनी चाहिए। अभी कंटेम्प्रेरी लोगों में सिर्फ अमिताभ बच्चन एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी खुद की चीज़ों का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। उनके साथ हमेशा एक वीडियो चलता है, वीडियो कैमरामैन साथ में रहता है, और हम लोग जब उनका इंटरव्यू करने जाते थे तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी, हमारी बातें भी रिकॉर्ड की जाती थी, और सब उनके संग्रहालय में पड़ी होंगी या उसका कैटेगराइजेशन किया जा रहा होगा, कैटलॉगिंग की जा रही होगी। तो अकेले अमिताभ बच्चन ही ऐसे दिखे मुझे। हो सकता है कुछ और लोग कर रहे हो जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो, लेकिन ये अवेयरनेस आप फैलाएं कि जिसके पास जो चीज़ है वो उसे बचा कर रखे, और उसे खुद नहीं रख पाए तो किसी लाइब्रेरी को दान कर दें,
किसी संस्थान को दान कर दें और वहाँ पे चीज़ों को सुरक्षित रखें। मुझे श्याम बेनेगल की यह बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी एक संस्थान को दान में दे दी ताकि वे लोग उसे सुरक्षित रख सकें अगली पीढ़ियों के लिए। ऐसा हम सभी को करना चाहिए। तो ये दो बातें थी, एक तो विरासत की बात थी कि हम अपनी विरासत को कैसे संभाल कर रखते हैं, दूसरी दस्तावेजीकरण की बात थी कि कैसे हम अपने समय को और अपने इतिहास का दस्तावेजीकरण कर पाते हैं। इन दोनों बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। इन दोनों बातों का रिश्ता हमारे फिल्मों की परंपरा से, समृद्ध परंपरा से है। इस तरफ आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।